Good morning, students. Now let us start chapter 5 friction. बेटा, आप अपने कॉमन एक्सपीरियंस में देखते हो कि when we roll a ball along the ground, it does not continue to keep on moving for a long time. It slows down after some time and comes to rest. बेटा ये कहते हैं कि अगर बॉल आपकी रोल हो रही है तो कुछ देर के बाद स्लो हो जाती है जाकर और फिर फाइनली वो रेस्ट पर आ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसे ही अगर आप साइकिल चला रहे हो वाइल राइडिंग ए बाइसिकल, आप क्या करते हो? आपको कंटिन्यूसली पैडलिंग करना पड़ता है। अगर आप पैडलिंग स्टॉप कर देते हो तो साइकिल कम्स टू रेस्ट। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? It means there is some external force which is trying to stop the motion of the ball as well as bicycle means कोई फोर्स है जो आपकी बॉल को और आपकी बाइसिकल को रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो विद अ कांस्टेंट स्पीड जब आप चल रहे हो तो स्ट्रेट पाथ में आफ्टर मीन्स अप्लाइड फोर्स के बाद आपकी साइकिल क्यों रुक रही है? दैट फोर्स विच इज़ ट्राइंग टू स्टॉप द बॉल एज वेल एज बाइसिकल इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स विच एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वो फोर्स जो आपकी बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, या उसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा। ठीक है, विच कम्स बिटवीन द रोलिंग बॉल और द मूविंग बाइसिकल एंड द ग्राउंड। मीन्स जो बॉल आपकी रोल हो रही है और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स आता है, दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। ठीक है, आगे दैट इज बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड। It is clear from but nothing is there. Friction force is contact force, means when two objects are in contact with each other. Look here, there is a block. Suppose the direction of motion of the block is this one, means the block is moving in this direction, and the frictional force that comes into play will be in this direction, means frictional force is trying to stop the motion of the ब्लॉक। इस ब्लॉक के मोशन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंटल डायरेक्शन। टेंजेंटल में सरफेस के साथ में लाइन बना दो तो उस डायरेक्शन में ये एक्ट करता है। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी टू एक्सप्लेन इट। दे आर सेइंग दैट टेक 4 मैच बॉक्सेस, मैच बॉक्स लो और टॉय कार ले लो। ठीक है, सैंड पेपर, प्लास्टिक शीट, एल्यूमिनियम फॉयल और हैंडमेड पेपर लो और इनको ऐसा करो उसके ऊपर मीन्स रैप कर दो। अपने मैच बॉक्स को कवर कर दो सैंड पेपर से, एक को सैंड पेपर से, एक को प्लास्टिक शीट से, थर्ड वन को एल्यूमिनियम फॉयल से और फोर्थ को हैंडमेड पेपर से। और उसके बाद आप एक बार वुडन ट्रे लो, एक बार प्लास्टिक ट्रे लो, मेटल ट्रे लो या शीट ऑफ वैक्स्ड पेपर ट्रे, मीन जिसके बीच में उस ट्रे के बीच में वैक्स की शीट जिसके ऊपर चिकनाई वैक्स लगी होती है वो शीट लगी हुई हो। उन चारों ट्रे में 1 बाय 1 आप इन मैच बॉक्सेस को रखो। लुक हियर इन दिस एक्टिविटी, आप मैच बॉक्सेस को रखो। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा? सैंड पेपर तो रफ होता है ऊपर से, हैंडमेड पेपर भी रफ होता है, आपकी प्लास्टिक शीट थोड़ी स्मूथ होती है, प्लेन होती है ऊपर से। उसमें आप देखोगे कि आपके मैच बॉक्स जो है ना ईजिली मूव कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सैंड पेपर। सो वो सरफेस कैसे हैं? रफ़। तो रफनेस के कारण क्या पैदा होती है? फ्रिक्शन। मीन्स उनके सरफेस यूं करके होते हैं। सैंड पेपर आप लोगों ने देखा होगा, आपने कई बार कलर करने वालों को दीवारों पर जो रंग करते हैं उनको सैंड पेपर से दीवारों को रगड़ते हुए देखा होगा, या फिर लोहे के गेट के ऊपर से सैंड पेपर से आपने पुराने पेंट को उतारते हुए देखा होगा। तो वो पेपर रफ होता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन मोर होता है। नाउ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज़ द रफनेस ऑफ द सरफेस। मीन्स अगर जितना सरफेस रफ होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे, सपोज ये लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट है, तो ये रफनेस जो होती है ना, दिस इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स इसमें अप डाउन्स होती हैं। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि कच्ची सड़क जो है ना ऐसे ऊंची नीची होती है, इस पर अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपको दिक्कत आती है। मीन्स अप डाउन्स मोर हैं।
जितने अप डाउन ज़्यादा होंगे उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन जो मेन सड़क है उस पर छोटे छोटे अप डाउन्स होते हैं, तो आपको साइकिल चलाने में उतनी दिक्कत नहीं आती। होती उस पर भी रफनेस है, क्योंकि अगर हम स्मूथ बनाएंगे तो बेटा साइकिल स्लिप कर जाएगी। ऐसे ही आप लोगों ने साइकिल के टायर देखे होंगे, कार के टायर देखे हैं, बाइक के टायर देखे हैं, उसके अंदर भी ग्रूव्स बने होते हैं या उसके अंदर भी ऐसे रफनेस होती है। दैट रफनेस इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में हेल्प करती है। दैट इज़ नेसेसरी बेटा, वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्लिप कर जाते हैं। आपकी जो स्लीपर्स होती हैं उसके नीचे भी देखा होगा आप लोगों ने, अगर वो रफनेस नहीं होगी तो आप गीले में जाते हो, बाथरूम वगैरह में जाते हो तो वो चप्पलें स्लिप कर जाती है। तो इसलिए ये जो रफनेस है, दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन। दिस रफनेस गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती है। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स टू अनलॉक दिस इंटरलॉकिंग, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इनको यस बेटा, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस इंटरलॉक को अनलॉक करने के लिए, ठीक है, हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि ये इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाए, ये अनलॉक हो जाए एंड वी आर एबल टू मूव द ऑब्जेक्ट with respect to each other. So from here we come to know that interlocking of irregularities is the basic cause of friction when two surfaces are in contact. Now what are the factors that affect friction? कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन पर को अफेक्ट करते हैं? ये बोल, नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ द रफनेस और स्मूथनेस, मीन्स आपके सरफेस के बीच में कितनी रफनेस है या कितनी स्मूथनेस है, मीन्स आपकी जो इंटरलॉकिंग है, जो रफ सरफेस ज़्यादा है या कम है, मीन्स किसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट ईजिली मूव करेगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर वेयर रफनेस आर इन्वॉल्व, स्मूथर द सरफेस स्मॉलर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मीन जितना सरफेस आपका स्मूथ होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नाउ ये एक एक्टिविटी है, इसमें क्या हुआ कि एक ब्लॉक को इन्होंने इससे खींचा है स्प्रिंग बैलेंस से। इधर जैसे ही आप खींचते हो आप देखना कि इसके अंदर रीडिंग आ जाती है कि हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड टू मूव दिस ब्लॉक। इफ़ वी आर मूविंग द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन देन द फ्रिक्शन इज अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स हेयर बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नाउ इंक्रीज द वेट, आप इसके ऊपर एक ब्लॉक और रख दो, what you will find here that more force is required to move this block in this direction, कि आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा इस ब्लॉक को मूव करने के लिए। इट मीन्स अगर आपने इसके ऊपर एक ब्लॉक और रख दिया तो इसका वेट इंक्रीज हो गया, मीन्स फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स वो वेट ज़्यादा होने से भी आपका फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब एक तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि रफनेस जितनी ज़्यादा है, मीन्स जितनी ज़्यादा रफनेस है दैट इज़ द मेन फैक्टर ऑन विच द फ्रिक्शन डिपेंड, मीन्स एक तो रफनेस ज़्यादा होगी और नंबर 2 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? नंबर 1 नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट मीन्स रफनेस, एंड नंबर 2 फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर, मीन्स दोनों सरफेस पर कितना फोर्स दबाव डाल रहा है, मीन्स दोनों के बीच में कितना वेट, मीन्स कितनी ज़ोर से प्रेस कर रहा है, मीन्स वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेस कर रहा है वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लुक हियर बेटा, इन दिस एक्टिविटी सपोज दिस इज अ ब्लॉक ऑफ वुड एंड F force is applied in this direction. The block is not moving, means static friction is also applied in this direction.
अगर ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लग रहा है जितना हम फोर्स को लगा रहे हैं। अब हमने क्या किया, फोर्स को 2F कर दिया। अगेन द स्टैटिक फ्रिक्शन रिमेन्स इंक्रीजेस, मीन्स उतना ही जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया। अगर फोर्स 2F लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2F हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब हम कहते हैं उसके अंदर जो उसको हम मूव करने की कोशिश करते हैं और वो मूव नहीं कर रहा है, देन वी से that the static friction is applied from the opposite direction on the block. Now static friction एक self adjusting force भी है, it can increase up to a certain limit। अगर आप इसके ऊपर से फोर्स इंक्रीज करते जाओगे उसके बाद ये इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। अगर हमने ब्लॉक को मूव करना है एक लिमिट के बाद ये कम हो जाएगा और ये वाला फोर्स हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तब हमारा ब्लॉक जो है ना मूव करेगा। जब तक मूव नहीं कर रहा तब तक ये दोनों सेम है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन comes into play when the object is just sliding over the horizontal surface, means ये it is called limiting force of friction। जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है और ऑब्जेक्ट हमारा चलने लगता है, मीन्स आप अगर इधर जो है 3F कर देते हो लेकिन अब ये 2F से 3F नहीं हो रहा, अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट आ गई कि इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। अब तो आपके ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ेगा मीन्स उसको स्लाइड करना पड़ेगा, वो स्लाइडिंग शुरू हो जाता है। तो स्लाइडिंग होता है एक दूसरे के ऊपर से फिसल के जाना। When a force is applied on a body at rest, a force of friction is static friction comes into play, means जैसे ही आपने फोर्स लगाया इधर स्टैटिक फ्रिक्शन आया, स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपोज किया। अगर हमने अप्लाइड फ्रिक्शन को इंक्रीज किया ये भी इंक्रीज हुआ एट सर्टेन वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो जो मैक्सिमम वैल्यू सपोज इधर 2F था 3F से मूव किया तो मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन की है दैट इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर द सरफेस ऑन विच इट वॉज रेस्टिंग। अगर आपका फोर्स ज़्यादा हो गया तो आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट हो जाएगा बिटवीन द टू सरफेस विच इज़ लिटिल लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, वो उससे थोड़ा सा कम होता है। मीन्स किसी चीज़ को मूव करने में, जैसे आप ये देखो बेटा एक्टिविटी के थ्रू समझाएं, इस ब्लॉक को मूव करने के लिए इन्होंने एक थ्रेड लिया या स्ट्रिंग ली है, इसको पुल्ली की तरह मारना है पेंसिल को, और इधर एक प्लास्टिक बाउल लेके उसके अंदर मार्बल्स डाले हैं। They started increasing the marble here till the block start moving। इधर मार्बल इंक्रीज करते गए जिससे कि ये ब्लॉक मूव करने लगे। तो सपोज 5th मार्बल डालने से ये ब्लॉक मूव करने लगा। इट मीन्स अब इसकी लिमिटिंग जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू थी वो क्रॉस हो गई 4 के बाद, तो 5th पर ये मूव करने लगा। अब आप क्या करो, इसमें से एक मार्बल उठा दो, इसमें 4 मार्बल रह गए। यू विल सी दैट इट विल स्टिल मूव, 4 में भी ये मूव करता रहेगा। मीन्स जब ये स्लाइड हो रहा है वो जो स्लाइड होने के टाइम का जो फोर्स है दैट इज़ लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मीन्स एक बार ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद कम लगता है। इसमें ये बताया जा रहा है तभी स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। So static friction, what is static friction? Force of friction when it exists between the two surface between which there is no relative motion। जब कोई मोशन नहीं होता ऑब्जेक्ट का तब हम कहेंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच बैलेंस द अप्लाइड फोर्स, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। एट व्हेन one of them
when one object is sliding over the surface of other, sliding friction between them, sliding friction is little smaller than the static friction. मीन्स जब बॉडी स्लाइड करने लग जाती है उस टाइम पर जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है उसके बीच में, दैट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Force of friction between the object when one of them is sliding over the surface of other is called sliding friction. It is less than static friction.